प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने हमारे इकाई 4 में लगा हुआ टॉपिक है दलित विमर्श, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि अस्मिता विमर्श के या अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत हमारे 4 टॉपिक आते हैं: दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श और अल्पसंख्यक विमर्श। यदि मैं इसके थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँ, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखना चाहूँ, तो जो दलित विमर्श है फ्रेंड्स, ये यदि आप मार्क्सवाद को पढ़ते हैं, तो मार्क्सवाद में ही आप समझ जाएंगे कि दलितों की क्या स्थिति थी उस समय जब हमारा इतिहास मार्क्सवाद को झेल रहा था। ठीक है। और यहाँ पर यदि हम बात करें, तो जब हमारा दलित विमर्श आया, तो आज़ादी के बाद संविधान में भी इसको स्थान मिला 1960 के दशक में। ठीक है, इससे पहले इसको स्थान नहीं मिला था। और वहीं पर इसको इसकी एक पार्टी गठित हो जाती है, बहुजन पार्टी। ठीक है, बहुजन पार्टी, बहुजन समाज पार्टी करके गठित होती है दलितों की, है ना। जबकि जो दलित विमर्श है, तो साहित्य में इसका स्थान देखने को मिलता है कि 1914 में ही हीरा डोम की एक कविता प्रकाशित होती है, अछूत की शिकायत, जो कि सरस्वती पत्रिका में छपती है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि जिस कविता को 1916 में जूही की कली को सरस्वती पत्रिका ने प्रकाशित करने से मना कर दिया कि इसमें अश्लीलता ज़्यादा है, अश्लीलता ज़्यादा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको छापने से मना कर दिया था। वहीं पर एक दलित की कविता को वो छापने के लिए मतलब छापना चाहते हैं और छापते भी हैं 1914 में ही। और 1916 में आप देखेंगे कि जूही की कली को उन्होंने छापने से इनकार कर दिया था। तो बहुत विचारणीय प्रश्न यहाँ पर निकल कर आता है कि दलित विमर्श की जो शुरुआत हो जाती है साहित्य में, तो 1914 से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अब आप एक चीज़ और देखेंगे कि दलितों को कितना स्थान दिया गया है कवियों रचनाओं के माध्यम से। जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम काफ़ी सारी चीज़ें समझ लेंगे। साहित्य में हम देखेंगे तो दलितों की 3 धाराएँ समझ में आती है ना। पहली धारा आती है कि वो लेखक थे, अपनी अपनी वेदना को लिखते थे, जो स्वयं के अनुभव पर लिखते थे। फिर दूसरे जो धारा आई साहित्यों की, तो वो लेखक क्या लिखते थे कि वो दलितों के जीवन पर, जब दूसरों का जो परिवेश देखते थे उनको पर लिखते थे, है ना। पहली धारा के तो वो थे जो स्वयं पर ही लिखते थे, जो स्वयं जो उनके साथ घटनाएँ घट रही थी उस पर लिख देते थे कविताएँ या जो भी लिखना चाहते थे। और दूसरी धारा के कवि आए कि वो लिखते थे कि जो वहाँ के परिवेश को देखते थे, कहीं भी जाते थे परिवेश को देखते थे कि दलितों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। और तीसरी धारा के जो कवि आते हैं, तो वे मार्क्सवादी लेखक होते हैं। ठीक है। जो दलितों को सर्वहारा की स्थिति में देखते हैं, तो वो उसी तरह अपना अपना लेखन कार्य करते हैं। तो चलिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ देखना फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ से प्रश्न बनने का चांस है कि ज़्यादातर प्रश्न या तो कूट में आएँगे या तो स्थापना तर्क वाले आएँगे। तो आप जो ऑप्शन रहेगा ना, तो उसके करीब कौन-सा ऑप्शन है इसका आपको चयन करना है। कभी-कभी होता है कि उसको चारों ऑप्शन उसी से उसी की ओर इंगित करते हैं, पर आपको देखना है कि कौन-सा उत्तर सबसे निकट है प्रश्न के, वही आपको उस उत्तर का चयन कर लेना है। तो बात करते हैं कि बौद्ध काल से ही साहित्य में दलित वर्ग की उपस्थिति रही है, किंतु एक आंदोलन के रूप में दलित साहित्य 20वीं सदी की देन है। दलितों की जीवन और उसकी समस्याओं का को केंद्र में रखकर हुए साहित्यिक आंदोलन को दलित साहित्य कहते हैं। ठीक है। दलित का शाब्दिक अर्थ है जिसका दमन किया गया हो, है ना। जिसका दमन किया गया हो मतलब उनके विचारों को, उनके भावों को, उनको धार्मिक दृष्टिकोण से नकारा जाता है। पहले आपको पता है कि यहाँ तक कि मंदिरों मस्जिदों में, कुएं तालाबों में, नदी नालों में भी इनको नहीं जाने दिया जाता था। जब कोई ब्राह्मण समाज हो या कोई क्षत्रिय समाज रहता था, तो दलितों को वहाँ से हटा दिया जाता था। मतलब इतनी ज़्यादा लोगों में द्वेष भावना थी। लेकिन आज का परिवेश जिस तरह ढला है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है हमें देखने में। तो हम अब साहित्य के माध्यम से इसका वर्णन पढ़ते हैं कि दलित साहित्यकार शिवराज सिंह बेचैन के अनुसार स्वामी अछूतानंद हरिहर ने सन 1910 में, ठीक है, यहाँ पर 1910 है, कहीं कहीं पे आप देखेंगे 1914 भी इसका मिलता है। तो 1910 में सर्वप्रथम दलित शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। अब यहाँ पर 1910 है, कहीं कहीं पे आप पुस्तकों में देखेंगे 1914 भी मिलेगा। गांधी जी ने दलित शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता विवेकानंद को माना है। दलित विमर्श का वैचारिक आधार डॉक्टर अंबेडकर का जीवन व रचनाधर कर्म है। ये यहाँ पर जो बात लिखी है ना, बहुत बड़ी बात लिखी है। दलितों पर जिसने सबसे पहले विचार विमर्श किया है या जिसने सबसे पहले कर्म प्रधान कार्य किया है, वो डॉक्टर अंबेडकर ही हैं।
ठीक है, जो कि एक नहीं चार विषय में चार विषय में और 4 यूनिवर्सिटी से पीएचडी थी। ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है। आजकल तो लोग एक ही पीएचडी करके परेशान हो जाते हैं। इनके अंदर शिक्षा, इनको पढ़ने का जैसे ही मौका मिला, इन्होंने शिक्षा को जिया है ना। आजकल तो हम शिक्षा को रट लेते हैं, रटते भी नहीं हैं, बोलते हैं कैसे याद होंगे, कुछ याद नहीं होते हैं। और उस समय के एक विद्यार्थी को देखें, अम्बेडकर जी को देखें कि शिक्षा को इन्होंने इतना जिया कि अपना जीवन तो सुधारे ही, पूरे समाज को, राष्ट्र को, यहाँ तक कि संविधान को इन्होंने बदल दिया, संविधान को रच डाला और उन्हीं के संविधान को आज हम जी रहे हैं। तो दलित विमर्श का वैचारिक आधार डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन रचना कर्म है। ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक समाज व महात्मा बुद्ध का दर्शन धार्मिक पृष्ठभूमि में है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो विख्यात दलित साहित्यकार माता प्रसाद का मानना है कि दलित साहित्य वह साहित्य है जिसमें वर्ण समाज में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक दृष्टि से दलित, शोषित, पीड़ित, उत्पीड़ित, अपमानित, उपेक्षित, तिरस्कृत, वंचित, निराश्रित, पराश्रित, बाधित, अस्पृश्य और असहाय हैं, वही दलित साहित्य की श्रेणी में आते हैं। इसने बंधनों में जकड़ी स्त्रियां, बधुआ, मजदूर, दास, घुमंतु जातियां, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां आती हैं। दलित साहित्य वेदना, चीख और छटपटाहट का साहित्य है। इतनी बड़ी बात यहाँ पर लिखी है क्योंकि साहित्य का जो हिंदी का जो शब्दावली है ना, वही बहुत सारी बातें स्पष्ट कर देता है कि माता प्रसाद जी ने जो लिखा है, माता प्रसाद गुप्ता ने स्पष्ट ही लिख दिया है कि दलितों की श्रेणी में आते कौन है। तो शोषित वर्ग आता है, उत्पीड़ित वर्ग आता है, अपमानित वर्ग आता है, उपेक्षित, तिरस्कृत, वंचित, निराश्रित, प्रताड़ित, ये सभी आते हैं। इनके बंधनों में कौन कौन, तो जकड़ी स्त्रियां आती हैं, बंधुआ मजदूर आते हैं, दास आते हैं, घुमंतु जातियां आती हैं। तो यहाँ पर इतनी बढ़िया बात यहाँ पर लिखी है इन्होंने। फिर आगे देखते हैं कि दलित साहित्य को 3 स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला तो है कि भोगे हुए यथार्थ के आधार पर, यानी जो कवि हैं, जो स्वयं जो उन्होंने देखा है, अनुभव किया है, तो वो उसी की श्रेणी में वो अपना साहित्य रचना करेंगे। तो भोगे हुए यथार्थ पर के आधार पर। और दूसरा, उनका लिखा गया साहित्य नहीं है, मतलब दूसरा साहित्य जो है, क्योंकि उनका लिखा गया जो साहित्य नहीं है, मतलब खुद का नहीं है, वो जाते हैं जब भी कहीं भी घूम घाम के देखते हैं वहाँ के परिवेश को, तो उसके द्वारा जो बातें समझ में आती है वो जो लिखते हैं वो। और तीसरा स्तर विचारधारा का है। मैंने पहले ही कहा कि तीसरा स्तर विचारधारा, यानी जैसे एक मार्क्सवादी लेखक हैं कार्ल मार्क्स ने बहुत बढ़िया बातें बताई हैं दलित विमर्श के लिए, या सर्वहारा या शोषित विमर्श के लिए, शोषित विमर्श के लिए। तो जब हम मार्क्सवाद पढ़ेंगे तो भी आपके बहुत ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो तीसरे आते हैं कि विचारधाराओं पर जो जीवन जीते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, दलित साहित्य के अंतर्गत। आगे बात करते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं कि दलित साहित्य में दलित जीवन का यथार्थवादी चित्रण, यथार्थ की मात्र नकल नकल नहीं है, बल्कि साधारण परिस्थितियों में साधारण चरित्रों का वास्तविक पुनर्सर्जन है। इस कार्य में दर्शन और कलात्मक पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन की आवश्यकता कतई नहीं है। पाठक की चेतना और अनुभूति को प्रभावित करने वाली गहन संवेदना से ही यह संभव है। भारतीय दलित कविता में इन्हीं संवेदनाओं और अनुभूतियों का अंकन और चित्रण हुआ है। दलित कवि लिखता है, क्या लिखता है, यह बहुत बड़ी बात लिखी है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो हमारे मित्र हैं काम करते हुए देखना चाहते हैं तो वो सुन सकते हैं, जिनके पास ऑलरेडी पीडीएफ है उन्होंने एक बार रीडिंग किया होगा। दूसरी बार आप इसको वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो भी आप दलित विमर्श को बहुत बढ़िया समझ पाएंगे। तो ये यहाँ लिखते हैं कि हाथों में है अथाह शक्ति, सीने में है धैर्य, मन में है विश्वास, फिर भी शहीद उत्कार नहीं बोए कांटे बांटे, सिर्फ सगुन प्यार के फिर भी रहे अछूत। कितनी बड़ी बात लिखी है। यानी हम देखते हैं, मैं आपको बता दूं, जब हम पढ़ रहे थे, हम 6वीं 7वीं क्लास में थे, तो हमारे यहाँ भी ये बहुत ज़्यादा था। तो जब भी हम स्कूल जाते और हम स्कूल से घर आते थे तो हमें कपड़े चेंज करने के लिए बोला जाता था। तो मैं काफ़ी, मतलब मैं शुरू से इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ रहा करती थी। और यहाँ तक कि मेरी फ्रेंड्स थी जो कि मुस्लिम कास्ट के थे, तो जब भी कुछ काम होता तो हम उनके घर आ जाते, उनके घर चले जाते, और हम घर में बताते भी नहीं थे। और वहाँ हम खाना वाना भी खा लिया करते थे। हम कभी नहीं बताते थे कि आज हम किसके यहाँ गए थे, मैं मम्मी लोगों से। तो मैं बाद में मैं सबको समझाती थी कि ये तुम कपड़े वपड़े बदलने वाला सिस्टम आप हटाओ मम्मी, हम सब एक हैं। और तो काफ़ी सारी चीज़ें बदलाव हमने देखे हैं और आज भी हम देखते हैं। आपको पता है कि आज हम जिस समाज में जी रहे हैं वो बहुत बेहतर है। हम एक ग्रुप में हैं, एक समूह में जब हम पढ़ते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, तो हम बस इतना जानते हैं कि हम सब एक हैं। हम ये नहीं जानते कि कौन सा किस वर्ग से आया है, कौन सा व्यक्ति किस कास्ट के है। हमें लगता है कि हम सब एक समूह के हैं, एक भारत के हैं, एक राष्ट्र के हैं। और फिर हम अपने अनुभवों को, अपने जिज्ञासाओं को, अपनी संस्कृतियों को एक साथ जीते जागते हैं। तो यदि ये समाज पहले होता तो आज हमारा राष्ट्र बहुत विकास कर चुका होता। और कहीं न कहीं इसी
इसी यही दलित वर्ग, ये सब वर्गों में बट बट के ना हमने अपने राष्ट्र को विकसित करने से हमने ही रोका था, है ना। तो बहरहाल अभी आगे बात करते हैं कि प्रेमचंद्र, निराला, अगजेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन आदि गैर दलित रचनाकारों ने दलित जीवन की त्रासदी एवं जिजीविका पर भी रचनाएं लिखी थी। कि ये दलित दलित नहीं थे फिर भी इन्होंने इनकी जिजीविका पर रचनाएं लिखी, है ना। आप जानते हैं कि प्रेमचंद्र का सदगति है और कई ऐसी रचनाएं हैं जो आपको देखते हैं ठाकुर का कुआं देखने को मिलता है। गोदान भी है जो कि दलित जीवन की पीड़ा को ही हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं ये प्रेमचंद्र जी। तो दलित साहित्य की अवधारणा को लेकर लंबी बहसें चली। यह विमर्श का विषय रहा कि स्वानुभूति ही प्रामाणिक होगी या सहानुभूति को भी स्थान मिलेगा। बहुत बड़ी बात यहाँ पर लिखी है। मुझे ये सब टॉपिक पढ़ने बड़े आनंद आते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको क्लास पसंद आती होगी। आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर किया करें, है ना। तो यहाँ पर एक वक्तव्य निकल कर आता है कि क्या यह जो विमर्श है, ये विमर्श का विषय स्वानुभूति ही प्रामाणिक होगी या सहानुभूति को भी स्थान मिलेगा। प्रमुख दलित साहित्यकारों ने माना कि सवर्णों ने दलितों की पीड़ा को नहीं भोगा है, इसलिए वे दलित साहित्य नहीं लिख सकते। उन रचनाकारों ने गैर दलितों के साहित्य को दलित चेतस साहित्य की संज्ञा दी है। हालांकि यह मत ज्यादा दिनों तक टिका नहीं, लेकिन आरंभ में बहस का मुद्दा बना रहा। अंततः इस बात पर एक मतता बनती नजर आई कि दलित साहित्य 80 और 90 के दशक में उभरा एक साहित्यिक आंदोलन है, जिसमें प्रमुखता से दलित समाज में पैदा हुए रचनाकारों ने हिस्सा लिया और इसे अलग धारा मनवाने के लिए संघर्ष किया। दलित साहित्य का विस्तार हिंदी साहित्य में आने के बाद ही हुआ। अपने अपने पिंजड़े, मैं भंगी हूँ, जूठन, तिरस्कृत, दोहरा अभिशाप, मुर्दहिया, मणिकर्णिका, जूठन, भाग 2 आदि आत्मकथाओं ने साहित्य को प्रकाशित होते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। दलित लेखन का आरंभ सबसे पहले मराठी भाषा में ही हुआ है, जिसका आधार अम्बेडकर की वैचारिकी और उसका जीवन संघर्ष है। दलित पीड़ा को दलित साहित्यकारों ने कविता, कहानी, उपन्यास इत्यादि की शैली में प्रस्तुत किया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत पहली दलित कविता है, जबकि कुछ अन्य विद्वान स्वामी अछूतानंद हरिहर को पहला दलित कवि मानते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग हीरा डोम की कविता को स्वीकार करते हैं, अछूत की शिकायत को, और कुछ लोग अछूतानंद हरिहर को भी पहला दलित कवि मानते हैं। आगे बात करती हूँ कि स्वामी अछूतानंद हरिहर की कविताएं 1910 से 27 तक लिखी गईं। 40 के दशक में बिहारी लाल हरित ने दलितों की पीड़ा को कविताबद्ध किया। उन्होंने अपनी भजन मंडली के साथ दलितों को जागृत करने का प्रयास किया। दलितों की दुर्दशा पर बिहारी लाल हरित ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि 1 रुपए में जमींदार के 16 आदमी भरते, रोजाना भूखे मरते, मुझे कहे बिना न सरती, दादा का कर्जा पोते से नहीं उतरने पाया, 3 रुपए में जमींदार ने 70 साल कमाया। आगे बात करते हैं कि दलित पैंथर आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में दलित जातियों से आए रचनाकारों ने आम जनता तक अपनी भावनाओं, पीड़ाओं, दुख दर्दों को लेखों, कविताओं, निबंधों, जीवनियों, कटाक्षों, व्यंगों, कथाओं आदि के माध्यम से पहुंचाया है। भारत में दलित साहित्य की गूंज उठे दशक में सुनाई देने लगी। दलित स्वर अब समस्त समाज को अपनी वाणी से परिचालित और उद्दीपित कर रहा है। आज़ादी के पश्चात नया संविधान 1950 में लागू हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र के अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग और वर्ण से परे समतामूलक समाज के निर्माण और सामाजिक न्याय तक प्रत्येक भारतीय की पहुंच की आकांक्षा के साथ दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में भारत के लिए नए संविधान का निर्माण और इसके साथ ही एक नए युग का सूत्रपात हुआ। देखा जाए तो 20वीं सदी के पूर्वोत्तर में भारतीय राजनीति के मंच पर सक्रिय भूमिका में डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार समाज के एक बड़े हिस्से की लड़ाई की शुरुआत की, जो दलित था, शूद्र था, अस्पृश्य था, दास की भूमिका में अमानवीय स्थितियों में जीने के लिए अभिशापित था। सामाजिक स्तर पर पूरे दलित समाज को पहली बार डॉक्टर अंबेडकर ने उद्दोलित किया और उसे आंदोलनकारी भूमिका प्रदान की। बाबा साहेब ने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। इस बोध वाक्य को दलित समाज ने अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। संपूर्ण दलित साहित्य अपनी वैचारिक ऊर्जा अंबेडकर से ही ग्रहण करता है। दलित साहित्य के समस्त विधाओं में दलितों की व्यथा, कथा और अनुभवों का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है,
आगे बात करते हैं तो दलितों की सामाजिक स्थिति की बृहद चर्चा रविंद्र प्रभात ने अपने उपन्यास ताकि बचा रहे लोकतंत्र में की है। दलित साहित्य के प्रतिमान डॉक्टर एन सिंह ने हिंदी दलित साहित्य के इतिहास को लिखा है। ठीक है, आगे यहाँ प्रमुख दलित रचनाकार हैं। तो हम मॉक टेस्ट करेंगे फ्रेंड्स, तो वहाँ पर हम दलितों के बारे में बात करेंगे कि उनकी कौन सी रचनाएं हैं महत्वपूर्ण हैं, और उनका जिक्र हम मॉक टेस्ट के दौरान करेंगे। आपको पता है दलित रचनाकार की श्रेणी में आते हैं मोहनदास नेमिच राय हैं, बिहारी लाल हरित हैं, महाशय नथुराम मेली हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, धर्मवीर हैं, जयप्रकाश करदम हैं, तुलसी राम हैं, है ना, असंग घोष हैं, डॉक्टर उमेश हैं, कर्मानंदारे हैं, डॉक्टर बड़गू गुजर हैं, डॉक्टर प्रियन सिंह हैं। ठीक है, ये दलितों की श्रेणी में आते हैं। तो जब हम हम मॉक लगाएंगे वहाँ पर हम इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण रचनाएं हम ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको आज की क्लास कैसी लगी लाइक और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो के साथ बंद रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।